सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। दिसंबर 1971 जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र और लद्दाख में मौजूद कारगिल पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा की मंशा से कारगिल से गुजरते श्रीनगर ले हाईवे पर निशाना लगा रहा था। हाईवे पर हमला यानी भारतीय फौज की कमर तोड़ देना। असला, बारूद, हथियार, राशन, हर चीज की सप्लाई बंद। ऐसे में इस हाईवे को महफूज रखना भारत के लिए आवश्यक था। शिंगो नदी कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों के बीच से गुजरती है और इसी नदी पर था शेर किला, जहां मौजूद थी पाकिस्तान की आर्मी अपनी एक पूरी मशीन गन सेक्शन के साथ। इस ऊंचाई पर से भारतीय फौज पर हमला कर पाना बेहद आसान था। भारत के फौजियों का मिशन था सिर्फ शेर किला फतेह करना और इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता गुजरता था दुश्मन के तमाम बंकर से। रात के गहरे सन्नाटे में फौजियों ने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। बड़ी सावधानी से बिना डिटेक्ट हुए ऊपर पहुंचने में घंटों लगे और पहले की गई प्लानिंग से सबसे पहला हमला किया एक ऐसे महत्वपूर्ण बंकर पर जो कि शेर किला को सुरक्षित रख रहा था। यहां पाकिस्तान की फौज भारी संख्या में थी। पूरी रात यहां घमासान युद्ध चला और जब उनकी गोली बारूद खत्म हो गई तब भारतीय सैनिकों ने दुश्मन पर सिर्फ अपने बेयोनेट से हमला बोला। गुत्थम गुत्था की लड़ाई कर इन सैनिकों को रास्ते से हटाया। बंकर पर कब्जा करने के बाद ये बढ़े अपने लक्ष्य की ओर। अभी शेर किला बाकी था। शेर किला में मौजूद पाकिस्तानी फौज ने यह सोचा ही नहीं था कि भारतीय सैनिक उन तक पहुंचेंगे और वो भी इतनी जल्दी। पूरे 48 घंटे तक फिर चली एक और खूनी जंग, जहां एक बार फिर दुश्मन पर भारी पड़ा जम्मू कश्मीर की ही मिट्टी से पैदा हुआ सैनिक, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का। 1984 जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने सियाचिन बॉर्डर पर घुसपैठ कर यहां कब्जा करने की हिमाकत की और भारत का जवाब था ऑपरेशन मेघदूत। पाकिस्तान धीरे धीरे यहां मौजूद पहाड़ी सरहद तो पार कर रहा था, जिसके खिलाफ भारतीय सेना ने कार्रवाई की और इन इलाकों से दुश्मनों की सेना को खदेड़ा। यह ऑपरेशन लगातार 2-3 साल चला और यहां मौजूद रही 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन और इस बटालियन को 1987 में सौंपी गई जिम्मेदारी कैद पोस्ट पर कब्जा करने की। लेकिन यह बेहद मुश्किल काम था। राजीव पांडे, सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे, यंग ऑफिसर, और उसके साथ में एक जेएसयू, एक हवलदार और 7 अदर रैंक्स, वो हेलीकॉप्टर में सोनम पोस्ट पे लिए गए और फिर 29 मई 1987 को उन्होंने अपना ये कमेंस करा। ये बिल्कुल ही वर्टिकल आइस वॉल है, वर्टिकल आइस वॉल होते हुए, और हाइट है 21,153 फीट, जहाँ पर लोग को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और वहाँ पर लड़ाई जो है बहुत ही मुश्किल का काम है। यह रिकॉनेसेंस यानी तोही टीम सोनम पोस्ट तक पहुंची गई, लेकिन इस पोस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग हुई और सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे अपने 7 जवानों के साथ वहां शहीद हो गए। लेकिन अपना मिशन पूरा किए बिना नहीं, इनके 2 साथी वापस बेस पर पहुंचे। दुश्मन की फौज की पूरी जानकारी लिए हुए उनके द्वारा वहां छोड़ी गई रस्सियां इस ऑपरेशन में बहुत काम आई। इस ऑपरेशन का नाम अब था ऑपरेशन राजीव। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर रोज नहीं मिलता था और ये भी चीज़ देखने वाली है कि एक सॉटी में, पहली सॉटी में अगर एक जवान जाएगा, उसका रुकसैक जाएगा, उसकी वेपन जाएगी। दूसरी सॉटी में क्योंकि उसका फ्यूल कम हो जाता है हेलीकॉप्टर का, तो दूसरे हेलीकॉप्टर में एक जवान, थोड़ा सा खाना और एम्यूनेशन जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कितनी सॉटीज हमारा बेस, जो कि कुमार बेस था, वहाँ से लेके और सोनम के पास में एक हेलीपैड बनाया था, वहाँ पर ये 55 लोगों को डिप्लॉय करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा और टुक ऑलमोस्ट 20 डेज। दुश्मन को भनक भी नहीं लगी कि भारतीय सेना की नई टुकड़ी उन पर आक्रमण करने ऊपर पहाड़ पर वापस चढ़ रही थी। उसी रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए जो वहां शहीद हुए सैनिक उनके लिए छोड़कर गए थे। लेकिन यह चढ़ाई जानलेवा थी। तापमान था
शून्य से तकरीबन 40-50 डिग्री नीचे और सीधी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना बेहद मुश्किल था। लेकिन फौज के कमांडिंग ऑफिसर की बात नायब सूबेदार बाना सिंह आज भी याद करते हैं। मेरे को पोस्ट चाहिए, अगर पोस्ट हाथ में नहीं आएगी आप 62 आदमी जीवित पलटन में वापस नहीं आओगे। किसी को कोई शक, कोई कुछ कहना है तो फौज में शक तो होता ही नहीं है भी नहीं है। अगर शक में रहेंगे तो काम ही नहीं होगा। तो कुछ और भी गुस्से में आकर सीओ साहब ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा मिर्ज़ा साहब ने होके बुलाया हमें, कहता कि जो 29 मई को पेट्रोल गई थी सेम रूट अख्तियार करना हमने, वहाँ पर रस्सा बांधो। मैं, मेरे साथ 2 जवान और सुनने में 3 जवान आए और सेम 90 डिग्री स्लोप के ऊपर हमें रस्सा बांध दिया, जाने के लिए रेडी हो गए। फिर ये काफिला ऊपर चढ़ा। पाकिस्तान को पूरा विश्वास था कि यहां कोई नहीं आने वाला और इसलिए जब उन पर हमला हुआ तो वो सख्ते में आ गए और ये वार पाकिस्तान के लिए महंगा साबित हुआ। ग्रेनेड्स और लाइट मशीन गन फायरिंग का जबरदस्त दौर चला। जैसे ही वहाँ पर हम पहुँच गए, फिर उनको LMG की साइड में वहाँ पर लगा दिया हमने, तो पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया कि ये पोस्ट जो है कैप्चर हो गया है, इंडिया ने ले लिया है। फिर आप मानो कि इतना फायरिंग, ऑर्टी फायरिंग ज़बरदस्त, ग्राउंड ब्रेस्ट, एयर ब्रेस्ट। ग्राउंड ब्रेस्ट अगर एग्जैक्टली जवान के ऊपर पड़ेगा तब उसका नुकसान हो सकता है। एयर ब्रेस्ट जो है ऊपर सतह से ऊपर 8 फुट के करीब फटता है, वो स्प्लेंडर ही ले जाते हैं। किसी टांग चली, किसी आंख चल गया, किसी का बाजू चला गया, तो इस चीज़ को उन्होंने फिर अंधाधुंध कर दी। लेकिन बाना सिंह जिस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे वो वही डटी रही और दुश्मन को खत्म करके ही उसने सांस ली। और फिर उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि बाना, इतनी हाइट पर ना तो कोई लड़ाई हुई है ना होगी। आज इस पोस्ट का नाम जो कायदे आजम से जाना जाता है, ये बाना टॉप से जाना जाएगा। और नायब सूबेदार बाना सिंह को अपनी इस कामयाबी के लिए भारतीय सेना के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। साथ ही कुल मिलाकर 85 सेना पुरस्कार इस अकेले ऑपरेशन में दिए गए थे। इसी ऑपरेशन में सेना मेडल पाने वाले नायब सूबेदार चुन्नीलाल को, जिन्होंने आगे जाकर एक और कठिन मिशन में अपनी बहादुरी का परिचय दिया। लांस नायक चुन्नीलाल, उस समय जो लांस नायक था, उसको सेना मेडल मिला था उस ऑपरेशन में। वही चुन्नीलाल जबकि हवलदार बना था एक यूनिट ऑपरेशन में जो कि पुंछ में था, उस करीब 10 साल के बाद उसको वहाँ पर वीर चक्र मिला। और फिर 10 साल के बाद एक और ऑपरेशन में जो कि कुपवाड़ा में हुआ था, वहाँ पर उसको अशोक चक्र मिला, पोस्थमस अशोक चक्र। चुन्नी इज द मोस्ट डेकोरेटेड डिसीज्ड सोल्जर ऑफ अस। नायब सूबेदार चुन्नीलाल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में एक यूनिट ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों का पीछा कर रहे थे। बड़े ही शातिर तरीके से चुन्नीलाल और उनकी यूनिट ने इस पूरे इलाके का घेराव किया। गन फायर की आवाज से लगा यही था कि यहां सिर्फ 2-3 टेररिस्ट ही मौजूद हैं। हवलदार चुन्नीलाल ने तुरंत ही 2 टेररिस्ट को मार गिराया, लेकिन तब तक उनके साथी बुरी तरह से घायल हो चुके थे। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने सामने जाकर अपने साथियों को उठाया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचा ही रहे थे कि फायरिंग फिर तेज हुई। यहां 2 नहीं बल्कि 5 से ज्यादा टेररिस्ट मौजूद थे। चुन्नीलाल तुरंत संभले और जवाबी कार्रवाई में उन्होंने एक और टेररिस्ट को मारा, लेकिन ऑपरेशन खत्म होते होते बहुत खून बह चुका था। चुन्नीलाल ने जब अपनी आखिरी सांस ली तब तक 5 टेररिस्ट खत्म हो चुके थे। हवलदार चुन्नीलाल को मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया। हम एक चंद बताना चाहते हैं एक लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह का। वो 5 जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन के थे और वो जो है ऑपरेशन हुआ था जम्मू रेलवे स्टेशन में, जबकि एकदम से आतंकवादी वहाँ पर हमला कर रहे थे। ये यंग ऑफिसर मेस में बैठा हुआ था, सडनली उसको QRT अपना क्विक रिएक्शन टीम लेकर और जम्मू रेलवे स्टेशन में लेकर और उसने ये न्यूट्रलाइज करा ये ऑपरेशन में और उसमें उसकी डेथ भी हो गई थी। He got the second अशोक चक्र for the regiment। ये एक बेहद कठिन मिशन था। जम्मू रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच छुपकर 2 दहशतगर्द फायरिंग कर रहे थे। रात का समय था और लाइटें पूरी ऑन थी। उससे पहले
लेफ्टिनेंट तरवानी साहब ने क्या किया कि ट्यूब रॉड को तोड़ा ताकि आगे जाने में हमें अंधेरे में मदद मिलेगी। उसके बाद क्या किया कि जो लेसवादार मोहम्मद फजल सेना मेडल थे उन्होंने उनको कवर फायर दिया और वो आगे एडवांस हुए। उसी दौरान लेफ्टिनेंट तरवानी सिंह ने एक जो पौड़ी के नीचे था उसको वहीं मार गिराया। लेकिन दूसरा टेररिस्ट अभी भी वहीं कहीं छिपा था। जो नंबर 2 टेररिस्ट था वो जो आलू का बोरी था उसके पीछे वो आड़ लेके रखा हुआ था। उसके बाद लेफ्टिनेंट तरवानी साहब ने ये बोला कि आप आगे मत, फजल साहब को बोला कि आप आगे एडवांस मत करिए, आप यहाँ से सपोर्ट फायर दो और मैं आगे एडवांस करता हूँ। यदि वो वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि पूरा जो रेलवे स्टेशन था वो बिल्कुल खाली हो चुका था, क्योंकि उसमें 3 सिविलियन मारे गए और 15 से ज़्यादा इंजर्ड थे, तो वो बिल्कुल ऐसे शमशान बन रखा था। तो उन 2 टेररिस्टों के बगैर वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन जो सिविल पॉपुलेशन थी हज़ारों की तादाद में थी। अगर लेफ्टिनेंट तरवानी मौके पर ना पहुँचते, क्विकर एक्शन टीम ना पहुँचती 5 जैक लाएगी, तो काफ़ी सिविलियन का नुकसान कर सकते थे वो। तो उस दिन जम्मू रेलवे स्टेशन में कितने लोग हताहत या मारे जाते इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस अभूतपूर्व कार्य के लिए उन्हें अगले साल यानी कि 26 जनवरी 2005 में अशोक चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। ये एक जूनियर लीडर द्वारा एक शानदार लीडरशिप का उदाहरण है। ये रेजिमेंट के लिए, ना केवल रेजिमेंट के लिए बल्कि भारतीय सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज भी बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में इस कार्रवाई को सिखाया और पढ़ाया जाता है। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह को जब यह सम्मान मिला तो उन्हें सेना में शामिल हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था। उनकी उम्र और तजुर्बा भले ही कम था, लेकिन उनका हौसला सबसे ऊपर। त्रिवेणी सिंह को न सिर्फ उनकी बहादुरी बल्कि जिंदा दिली के लिए भी जाना जाता है। क्रॉस कंट्री के बहुत माहिर थे, दौड़ भाग के और प्लस बास्केटबॉल के। काफ़ी पंजाबी टाइप के हास्य मजाक और पंजाबी टाइप में गाने गाना और नाचना। कम से कम 15 से 20 किलोमीटर मॉर्निंग जो हमारा वर्क होता था क्रॉस कंट्री के अंदर, क्योंकि डिव लेवल या ब्रिगेड लेवल का कंपटीशन होना था, तो वो 15 से 20 किलोमीटर आने के बाद हमारे चेहरे जो हैं कि थकावट होती है, बट उनके दिल में ये नहीं था। वो पंजाबी 2-4 डांस मारने और 2-4 चुटकुले सुना देना और मोराल को आप रख देना। फिर उधर ही बैठ के ब्रेकफास्ट हमारे साथ करते थे। लेकिन हमें इतना महसूस होता था कि देखो एक अफसर साहिबान वहाँ जाके इनको अकोमोडेशन लग से है और हमारे साथ आके बैठ के परिवार की तरह बैठ के हमारे साथ बातें कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा उनका। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से हमारे जवान कई दशकों से लड़ रहे हैं और जैक लाई के जवानों ने हमेशा से ही अपना काम आतंकवाद प्रभावित इलाकों में किया, बड़ी शिद्दत और बहादुरी के साथ किया। इसके साथ ही यहां सक्रिय थे इखवान के सैनिक। इखवान एक ऐसी मिलिशिया फोर्स जिसे सरकार ने उन भटके हुए कश्मीरियों से बनाया था जो कि आतंकवाद छोड़ अपनी देश की सेना में शामिल हुए थे। लांसनायक नज़ीर अहमद वानी कुलगाम का रहने वाला था। ये एक ऐसा शख्स है जो शुरुआत में गलत रास्ते पे चल पड़ा। ये जब 15-16 साल की उम्र का था गलत रास्ते पे चला। उसके बाद 1993 में जब इखवान खड़ी हो रही थी, इसने इखवान को ज्वाइन किया और तकरीबन 10 साल इखवान में रहा, जिन्होंने इखवान ने कितने अच्छे ऑपरेशंस किए हैं और काफ़ी हद तक काउंटर टेररिज्म में सरकार की, इंडियन आर्मी की, राष्ट्रीय राइफल्स की मदद की है। उसके बाद 2004 में जब एक टेरिटोरियल आर्मी होम एंड हर्थ की बटालियन खड़ी की गई जैकले रेजिमेंट की, जिसमें हमने सारे सरेंडर टेररिस्ट को रिक्रूट किया और ऐसे जब शख्स को रिक्रूट किया जो कि इंटेलिजेंस हासिल कर सकते थे और उसमें इंडियन आर्मी की मदद करते हैं। होम एंड हर्थ बटालियन का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, तो उसमें ये भी रिक्रूट हुआ और तब से लेकर 2004 से लेकर 2018 तक इसने बहुत शानदार ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। ये एक ऐसा शख्स है जिसको 2 सेना मेडल मिले थे। उसकी वजह से ये यूएन मिशन में सूडान में सर्व कर चुका है। वापस आने के बाद ये अपनी वीर गाथा जारी रखता है और मैंने इसके साथी कई साथियों से बात की है और सब मुझे बताते हैं कि ये एक मेंटर टाइप आदमी था। हमेशा एक बड़ी रीएश्योरिंग प्रेजेंस रहती थी इसकी भी। 25 नवंबर 2018 लांस नायक नाजिर अहमद वानी 34 राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा थे और उस टुकड़ी में शामिल थे जो ऑपरेशन बाटागुंड के तहत जम्मू कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट के
बाटागुंड में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को घेरने के लिए निकले थे। ये संगठन के बेहद सक्रिय आतंकी थे। ये एक रिहायशी इलाका था जहां से छुपकर यह आतंकी आर्मी की टुकड़ी पर फायरिंग कर रही थी। मौका वारदात पर ऑपरेशन शुरू होते ही 2 जवान गोली लगने से घायल हो गए। लांस नायक वानी ने अपनी जान की परवाह किए बिना इन दोनों को ही सुरक्षित रखने का जिम्मा लिया और उन्हें खींचकर अपनी ओर ले आए। फायरिंग अभी भी जारी थी। अपने साथियों की जान बचाने के बाद लांस नायक वानी सीधे ऑपरेशन में कूदे और उस घर में घुसे जहां से फायरिंग हो रही थी। इस फॉरवर्ड अटैक में वो घायल हुए, लेकिन उनकी गोली का शिकार हुआ लश्कर तैयबा का डिस्ट्रिक्ट कमांडर और एक दूसरा आतंकवादी। उस दिन कुल मिलाकर 6 खूंखार आतंकवादी मारे गए थे। लांस नायक नासिर अहमद वानी लेकिन गंभीर जख्मों के चलते शहीद हुए। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया। एक और बहुत ही जांबाज बहादुर सिपाही की मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। फोर्ट जैकलाई का राइफलमैन औरंगजेब 2018 में ये राष्ट्रीय राइफल्स में पोस्टेड था और इसने इतने अच्छे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस को अंजाम दिया अपनी बटालियन के साथ कि टेररिस्ट वो फेड अप ऑफ हिम। और जब वो ईद के लिए अपने घर जा रहा था, ये पुंछ के इलाके का रहने वाला है, जब ईद के लिए जा रहा था तो इसको किडनैप कर लिया जून 2018। और इसको किडनैप करने के बाद इसका वीडियो रिलीज़ किया गया, इसके आखिरी मोमेंट्स का वीडियो। और पूरे देश को, हमारी रेजिमेंट को, इंडियन आर्मी को फ़ख्र है इस बात पे जिस तरीके से इसने अपने कैप्टर्स, अपने किडनैपर्स से बात की और आखिरी वक्त में उनके सामने कुछ गिड़गिड़ाया नहीं और बहुत बहादुरी के साथ पेश आया, जबकि उसको मालूम है कि अगले कुछ मोमेंट्स में उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। इंडियन आर्मी का सर फ़ख्र से ऊंचा हो गया। न सिर्फ ये, उसके वालिद, उसके फादर 10 जैकलाई से रिटायर हुए थे और जब उनको ये खबर मिली, उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो पूरे नेशनल मीडिया पे, ये दोनों बातें जो मैंने आपको बताई पूरे नेशनल मीडिया में आई। मैंने तो एक बेटा खोया है, लेकिन आप अपने बेटों को फौज में भेजने से मत कतराइए। और उनके और अपने बेटे को, दूसरे बेटे भी फौज में हैं। स्कीइंग से जुड़ी एक और बेहद खास बात इस रेजिमेंट की ये है कि इनका बैंड पहला ऐसा पाइप बैंड है जिसने आइस स्केट्स पर परफॉर्मेंस दी है। संगीत, ताल, लय का मिश्रण और बर्फ पर संतुलन ये वाकई में ही अद्भुत है। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट आज कश्मीरियत को अपनी रूह में बसाए आगे बढ़ रही है। एक ऐसी रेजिमेंट जिसकी नींव ऐसे कश्मीरियों ने डाली जो अपनी धरती की हिफाजत के लिए खुद एक सैलाब नुमा सेना बन गई। आज वही लोग कठिन दौर से गुजरते हुए भी सेना का हिस्सा बनते हैं। ना सिर्फ अपने राज्य बल्कि भारत के दूसरे हिस्सों में भी निगरानी करते हैं बिना किसी शक, शुबा या शिकन के। जैकलाई के हम वीर, 2 राइफल है हमारा निशान, मजहब है हमारी सैनिक, हिंदू सिख ना मुसलमान, वीर देश के वीर सिपाही बनेंगे देश की शान, शीश चढ़ाकर मातृभूमि पर दे देंगे बलिदान, बलिदानम वीर लक्षणम, बलिदानम वीर लक्षणम। सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.